बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात बीनर सलीम के साथ में सर आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मंडे है, फ्रेश शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं विद ऑल द हैपनिंग्स ऑफ द वीकेंड्स। नाज़रीन, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, एक्सटेंसिवली हमने उस पर शो भी किया कि जब हमें ये पता चलता है कि किसी भी माफिया के आगे सरेंडर करना किसे कहते हैं, तो उसकी एक मुंह बोलते ही एग्जाम्पल आपके साथ हमने शेयर की थी। वो थी जब आटे की कीमतों का इतलाक किया गया। किस तरह से? क्योंकि आटे की शॉर्टेज थी, उस टाइम पर आटे की किल्लत पैदा हुई, आटा नायाब हो गया, आटे की कीमतें आसमान से बातें करना शुरू हो गई, जिस टाइम पर रिसेंटली जो है वो गंदम की कटाई होती है। और उसके बाद बजाय इसके कि सरप्लस होता है एक चीज का, हमने देखा कि डेफिसिट हो गया। और ऐसे में अवाम की दस्तरस से, अवाम की पहुंच से जो बेसिक नेसेसिटी है आटे की, रोटी की, वो दूर चली गई, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई थी, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी आटे की बोरी को लेकर के। उसके बाद नेगोशिएशंस होती हैं, बहुत बार मुलाकातों के बाद, बहुत बार मुज़ाकरात के बाद जो हमारी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फ्लावर मिल्स एसोसिएशंस के साथ बैठ करके वो इस चीज पर मुत्तफिक होते हैं, इत्तफाक करते हैं कि जो 20 किलो का आटा है उसकी जो कीमत है वो 860 रुपए रखी जाएगी। अभी इस चीज को 3 से 4 रोज ही नहीं गुजरते कि हम ये देखते हैं कि एक बार फिर से आटे का बहरान सर उठा रहा है। और इस बार बहरान की नौयत क्या है कि जो 20 किलो का आटे का थैला है वो ही मार्केट में मयसर नहीं है, जिसकी कीमत ये डिसाइड की गई थी कि 860 रुपए होगी। इन रिटर्न क्या हो रहा है कि 25 किलो के आटे का थैला दस्तयाब है मार्केट में, जिसकी कीमत 1350 रुपए है। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रिसेंटली अपनी तकरीर में आजराह मजाक भी, तंज करते हुए भी, मोहतरम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह बोला था कि सर आप किसी चीज का नोटिस ना लें, क्योंकि जिस चीज का आप नोटिस लेते हैं खान साहब, वही चीज अवाम की दस्तरस से दूर हो जाती है। एक ही इसकी और भी मिसाल जाहिर सी बात है, पेट्रोल का मामला। जो अभी हम हालिया एक पेट्रोल क्राइसिस में थे, जब पेट्रोल सस्ता था, किसी को मिल नहीं रहा था, नायाब था, नोटिस लिया गया, पता चला भाई हायर अप्स की तरफ से कि जी पता कराया जाए क्यों नहीं मिल रहा पेट्रोल, हालांकि सस्ता भी हो गया। और उसके बाद जब कीमत इंक्रीज होती है, 25 से 26 रुपए इंक्रीज किया जाता है, सेंचुरी को छूता है आपका पेट्रोल, तो फिर वो लोगों को मिलना शुरू होता है, लोगों की दस्तरस में आता है। ये है हुकूमत, ये है हुकूमत की परफॉर्मेंस। ऐसी ढेर सारी और खबरें हैं। नेशनल असेंबली का सेशन जो है वो जारी और सारी है, उसमें तकरीर करने का सिलसिला भी जारी है। एंड ऑफ कोर्स द जीआईटी, उज़ैर बलोच की जो फेमस जीआईटी है, उसके ऊपर मामला भी थमा नहीं है। नए कैरेक्टर की एंट्री हुई है हबीब जान की, उसके इंटरव्यूज सर्कुलेट कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू सर्कुलेट कर रही है, जिसके ऊपर ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को हम अपने आज के शो का हिस्सा बनाएंगे, इनके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मोतबर पैनल, प्रेस्टीजियस पैनल आपकी खिदमत में, जो आपके सामने रख देती हूँ। रुमेश कुमार साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुकूमती बेंचेस से। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN से उनका ताल्लुक है। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट करेंगे, लास्ट बट नेवर द लीस्ट, डायनामिक मैन आफ्टर एजेस, मेरे शो के अंदर आज मौजूद होंगे चौधरी मंजूर साहब। बड़े मसरूफ भी रहते हैं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि आज मेरे साथ बने में स्काइप के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, चौधरी साहब को भी आप देख सकते हैं, आई थिंक सो। चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है साहब? ऑलराइट, रुमेश कुमार साहब हैं मेरे साथ जी। रुमेश कुमार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? आपके सामने सवाल रख सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा हूँ आप। ओके रुमेश साहब, मुद्दे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। जो आवाम की पल्स है, जो आवाम का बेसिक मसला है, बड़े बड़े मसलों पर बाद में आएंगे, जीआईटी की बाद में हम बात करेंगे, उज़ैर बलोच के मामले की बाद में बात करेंगे, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद जो आटे की कीमत आपने डिसाइड की 20 किलो थैले की 860 रुपए, लेकिन यहां आपकी कीमत डिसाइड होना था, अगले दिन ही देखा कि लाले पड़ गए, आटा तो मिल ही नहीं रहा है 20 किलो का थैला, इंस्टेड 25 किलो का थैला, एक नई पैकेजिंग उसकी जो है वो दरियाफ्त हो गई है, जिसकी कीमत 1350 है। 1350 के हिसाब से अगर हम 1 किलो आटे को की प्राइस निकालें तो वो 54 रुपीज बनती है। वो आटा जो 860 रुपए के 20 किलो थैले के ऊपर अगर 43 रुपीज केजी मिल रहा था, अब 25 किलो का जो थैला है वो 54 रुपीज पर केजी मिलेगा। सर, ये माफिया के आगे सरेंडर करना नहीं है तो और क्या है? देखिए, माफिया वहां होती है जहां पे चंद बिजनेसमैन 10, 20, 50, 100 के करीब ऐसे लोग हो जो पूरी मार्केट को मुल्क के अंदर कंट्रोल कर रहे हो। उसके अंदर आप चंद लोगों को कह सकते हैं
मतलब शुगर के हवाले से बात कर सकते हैं कि जहां पे ऐसी जो है वो चंद माफिया है जो उसको कंट्रोल करती है, मगर आप गंदम के हवाले से माफिया का आप नाम नहीं ले सकते हैं। गंदम एक बिजनेस है। आपने गवर्नमेंट ने एक परचेजिंग शुरू की, 1400 रुपए में परचेजिंग शुरू की। अब गवर्नमेंट ने अपनी कोटा अभी देना शुरू नहीं की है। ये काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब अपनी कोटा शुरू करेंगी उसके बाद वो रेट तय कर सकती है कि अब हमने ये आपको 1400 में दे रहे हैं या 1500 रुपए में दे रहे हैं, इसके अंदर आप अपनी मार्जिन फिक्स करें और उसके बाद आप उसके ऊपर करें। इस वक्त गंदम की जो मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो 1600 से 1700 रुपए चल रही है, क्योंकि लाजमी नहीं है हर वक्त जो है वो आपको हमारी ख्वाहिश के ऊपर वो चीजें मिले, क्योंकि जो फसल है गंदम का, एक तो आपको पता है कि 60 दिनों के अंदर टिड्डी दिल ने एग्रीकल्चर फसल को बहुत नुकसान रसाया है। दूसरा ये कि गंदम की जो प्रोडक्शन है जो इस मर्तबा जो हुई है, आज पहली मर्तबा ये हिस्ट्री के अंदर हुआ है कि मई के अंदर फूड एंड सिक्योरिटी की मीटिंग होती है और जून के अंदर हुकूमत फैसला करती है कि जो मुल्क के अंदर जो खपत है, जो डिमांड है, वो डिमांड जो है वो प्रोडक्शन से मैच नहीं है, लिहाजा गंदम को इंपोर्ट किया जाए। अब पाकिस्तान की जो गंदम है वो हाई क्वालिटी है, जो इंपोर्ट होती है उसकी क्वालिटी भी वो कम होती है। और दूसरी चीज ये डॉलर के हिसाब से अगर गंदम की इंपोर्ट देखा जाए कि वो कितने में पड़ती है, इन सारी चीजों को मैच करते हुए मार्केट अपनी स्पेस बनाती है। इस वक्त मार्केट के अंदर जो स्पेस बनी हुई है वो 1600 भी नहीं 1700 की बनी हुई है। अब 1700 रुपए अगर मन के हिसाब से गंदम होगी तो मुझे ये बताएं कि उसको अगर हम 1700 रुपए के हिसाब से अगर उसको हम 40 रुपए के 40 केजी के हिसाब से अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो वो हो जाएगा अपना कोई 42 रुपए 50 पैसे, और उसके ऊपर आप पिसाई लगाएं। ये सारी चीजें जब आप लगाते हैं सर, तो जब निगोशिएशन, सॉरी सर, मैं कतई कलामे के लिए माजरत चाहती हूँ रुमेश साहब, लेकिन रुमेश भाई जब निगोशिएशंस हो रही थी फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के साथ, तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड 20 केजी के बैग के ऊपर निगोशिएशंस हो रही थी। पर केजी पर निगोशिएशंस कर सकते थे। ये कोई निगोशिएशंस कोई पिछली सदी में तो नहीं हुई, ये कोई अभी 1-2 हफ्ते पहले हुई हैं और सीरीज ऑफ निगोशिएशंस हुई हैं इसके ऊपर कि प्राइस क्या तय करनी है। सर, आप उसी टाइम पर ये जो आप सारी एक्सप्लेनेशन मुझे अभी दे रहे हैं, बिल्कुल आप हाईली रिस्पेक्टेबल है जो भी आप कह रहे हैं, मेरा पैनल भी आपके इस पूरी गुफ्तगू को सुन रहा है, लेकिन सर उसी टाइम पर आप एक दफा डिसाइड कर लेते कि जी हमने 800 देना है, 900 देना है, 1000 देना है, बाद में एटलीस्ट ये सिचुएशन तो ना आती। निगोशिएशंस करने के बाद, माफियाज के सामने सरेंडर करने के बावजूद भी अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है सर, तो फिर हुकूमत से सवाल तो पूछे जाएंगे। अब आ जाए उस चीज के ऊपर। देखिए, पहली चीज तो ये, मुझे क्योंकि हमारा बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है, हमें सारा इन चीजों का पता है कि कैसे हो रहा है। आपने गवर्नमेंट ने मीटिंग की, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 1400 रुपए हमने लिए है, मार्केट में 1600 है, उसके हिसाब से इतने का थैला होना चाहिए। अब आप कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ये रेट तय किया तो ये बाहर जो है ये रेट जो है वो क्यों नहीं चला। देखो, यहाँ पे जो छोटे बिजनेसमैन है, ये चैनल घूमता है, गंदम जिसके पास स्टॉक है, वो आज भी समझते हैं कि इंपोर्टेड गंदम जो है वो हमसे मैच नहीं कर सकेगी, हमारी गंदम की प्राइस 2000 तक चली जाएगी। इस वजह से जो बड़े बड़े जो जिनके पास स्टॉक है वो आज भी नहीं शो कर रहे हैं। वो हर सूबे के अंदर है, वो हर सूबे के अंदर। इसकी वजह से जब स्टॉक पूरा नहीं उतरता है, मैंने कल एक देख रहा था स्टेटमेंट मुराद अली शाह की कि सिंध के अंदर मेन ये इशू आ रहा है, और उन्होंने कहा कि जो हमें गंदम की जो सप्लाई जो हमें अगस्त से शुरू करनी है, 15 अगस्त से, उसको हम 15 जुलाई से जो है वो कोटा शुरू करने के लिए सोच रहा हूं। तो मैं समझता हूं चारों प्रोविंसेस जो है इस वक्त, जब तक आपकी गंदम इंपोर्ट हो, क्योंकि ईद का भी ये टाइम है, आप जो गवर्नमेंट ने अपने पास स्टॉक रखा हुआ है, एक तो स्टॉक जो जैसे 13 लाख टन जो है वो लेनी थी सिंध गवर्नमेंट को, तो सिंध गवर्नमेंट के पास स्टॉक मिला है 8 लाख टन। पंजाब ने चलो स्टॉक अपना पूरा किया है, मगर फिर भी उसको अब अपने स्टॉक को रिलीज करके, जब स्टॉक आप रिलीज करेंगे उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी को, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उनको आप कह सकेंगे, छोटे फ्लोर मिल वाले, चक्की वाले। ठीक है, तो रमेश भाई आपने फिर बिजनेस कम्युनिटी का ही सोचा ना, आपने फिर बिजनेस कम्युनिटी का ही सोचा, आपने आम इंसान का नहीं सोचा। चौधरी मंजूर साहब, एज एन एग्रीकल्चरिस्ट ऑल्सो, आप मेरे से ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं कि रुमेश कुमार साहब हमें क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जरा इसके ऊपर कमेंट कीजिए, फिर ऑब्वियसली हम बिलावल साहब की बात करेंगे। मेरी बात से एग्री करेंगे। अच्छा जी, चौधरी मंजूर साहब।
अगर ये बिजनेस है तो फिर तो दवाइयों का भी एक बिजनेस है, वो जो 200 से 500% बढ़ाई है वो भी एक बिजनेस है। मास्क जो थे वो 150 रुपए वाला डिब्बा 1500 पे गया तो वो भी एक बिजनेस है। तेल जो है वो 25 दिन नहीं मिला, 25 रुपए बढ़ा है, 25 मिनट बाद हर पेट्रोल पंप पे मौजूद था, वो भी एक बिजनेस है। चीनी जब ये तशरीफ लाए हैं तो 50 थी, आज 85 और 90 रुपए है, वो भी एक बिजनेस है। ये तो फिर सारे बिजनेस है, तो इसमें इतराज क्या है? नहीं तो मुझे बताओ, मैं बार करूं। गवर्नमेंट ने क्या कर, अब मुझे ये बताएं कि अगर गंदम नहीं मिल रही तो गंदम का आपने बहरान पैदा कर दिया है। अल्टीमेटली ये वही, मैं तो पहले दिन से कहता था ये वही टीम है जो जनरल मुशर्रफ की टीम थी। ये अल्टीमेटली क्या करेंगे? इनमें से हर 5 में से 4 बंदे वो हैं जो जनरल मुशर्रफ के साथ रहे हुए हैं। तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे? ये चीनी भी इंपोर्ट करने पे मुल्क को ले आएंगे, ये गंदम भी इंपोर्ट करने पे ले आएंगे और ले आए। मुझे ये बताएं, अगर सूबाई हुकूमतों का काम है तो पैसे तो फेडरल गवर्नमेंट ने दिए 280 अरब रुपए, और फिर पास्को किस मर्ज का इलाज है? पास्को खरीदती है, पास्को भी वो तो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, उसके पास कितने रिजर्व्स है? आपने पंजाब के अंदर लोगों के घरों से जबरदस्ती गंदम उठाई है। अगर एक बंदा 100 एकड़ काश्त करता है तो उसको 100 मन तो बीज चाहिए, 100 मन से 150 मन तो उसको बीज चाहिए। आपने उसके अपने खाने की भी नहीं छोड़ी और 25 मन रहने दिया, बाकी सारी ये इंतजामिया के जरिए आपने छापे मारकर उठवा ली उसके घर से। वो आगे गंदम काश्त कैसे करेगा? और आपको 2 साल हो गए गंदम का। जब भी बहरान आता है, मैं तो बतौर एक किसान के ये समझता हूं कि जब आप गंदम की कीमत, गंदम की फसल काश्त होने से पहले बढ़ाते हैं तो लोग गंदम काश्त करते हैं, वरना वो कैश क्रॉप्स पे चले जाते हैं। आप लोगों ने वो नहीं देखा। फिर टिड्डी दल था, उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है, कपास का कितना नुकसान हुआ है, वो आप देखने के लिए तैयार नहीं है। बागात का कितना नुकसान हुआ है, अभी मोती का कितना नुकसान होगा। मतलब है वो तकरीबन जो आजाद जराए हैं, अगर कंट्रोल होता तो 600 अरब का नुकसान था उससे। अब अगर कंट्रोल नहीं हुई तो 1500 से 2000 अरब रुपए का नुकसान है। अच्छा जब चौधरी साहब, पार्टी आई थी तब मैं कतई कलामी की माफी चाहती हूँ। ये तो एक एग्जांपल थी जो हमने डिस्कस की, पेट्रोल की एक और एग्जांपल है। लेकिन सर पता क्या, हमारी पार्लियामेंट में ना ये चीजें डिस्कस नहीं हो रही है। जो आज एक्सप्लेनेशन रमेश भाई ने मुझे दी है, आप जिस तरह से समझा रहे हैं, मैं तो चाहूंगी कि इसके ऊपर सीरीज ऑफ शो करूं, लेकिन हमारे पार्लियामेंट में जो डिबेट का लेवल है ना सर, माजरत के साथ, मैं खैर सोच नहीं रही थी कि मैं कभी इसके ऊपर नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर शो करूंगी, लेकिन मुझे करना पड़ेगा। बिकॉज क्या हुआ कि जब हलाल खाना और हराम खाने की डिस्कशन पार्लियामेंट में शुरू हो जाएगी, आपके मुंतखब नुमाइंदे ये डिस्कशन करेंगे, तो वो डिस्कशन नेशनल टीवी पर भी होगी और आप सब लोगों से हम एंकर्स ये सवाल भी करेंगे। होता क्या है कि जब बिलावल साहब एक इल्जाम लगा रहे होते हैं कि जी इमरान खान साहब का किचन जो है वो अली जैदी साहब चला रहे हैं मुबैना तौर पर, उसके बाद क्या होता है, अली जैदी साहब ये कहते हैं कि आसिफ जरदारी को जितना खौफ कोरोना से है उतना अल्लाह से होता तो उम्र भर हराम ना खाते। मुराद सईद साहब उनको फॉलो करते हैं और वो कहते हैं कि जी बिलावल साहब जो खुद पूरी जिंदगी हराम की कमाई खा रहे हैं, वो आज हमें आके लेक्चर दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सर, हलाल खाना हराम खाना, दिस इज द लेवल ऑफ डिस्कशन जो हमारी पार्लियामेंट में हो रही है। ये आज ही की ताजा बात मैं सर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। अच्छा देखिए बिनेश, मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम किधर है। ये किसी भी सवाल का जवाब देने की बजाय आज ये कह रहे थे कि सब जमहूरियत का सबसे बड़ा हुस्न ये है कि लोग सवाल करते हैं, हमें जवाब देना होता है। अभी समर अब्बास की मैं ट्वीट पढ़ रहा था, उसने कहा जी मैंने इससे एक सवाल किया था कि वो 200 अरब डॉलर किधर हैं जो आपने बाहर से लाने थे, तो इसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की थी कि मतलब आप बयान नहीं की जा सकती। तो ये तो हालत है। और होता क्या है, अब हम अपोजिशन का काम होता है इशू फ्रेम करती है, पार्लियामेंट के अंदर लेकर आती है, उस पर बहस स्टार्ट करती है, हुकूमत को जवाब देना होता है। ये हर एक बंदे, मैंने ये सवाए बजट स्पीचेस और प्रेसिडेंशियल स्पीचेस पे ये दोनों तरफ से स्पीचेस होती है, वरना पहले अपोजिशन पूरा बयान करती है और उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी बयान करती है, इशू रेज होता है, पॉलिसी बयान होता है, अपोजिशन सारी डिबेट करती है, गवर्नमेंट ने उसका जवाब देना होता है, वाइंड अप करना होता है। यहाँ पे उठते हैं, गालियां शुरू हो जाते हैं ये सारे के सारे, और सारे खुद अपने क्या है। मैं खैर कभी किसी की जात की बात मैंने कभी नहीं की, लेकिन क्योंकि बदतमीजी बहुत हो रही है। उसका नाना जुल्फकार अली भुट्टो था, उसका दादा हाकिम अली जरदारी है जो 70 में भी एमएनए था, जो 62 में फातिमा जिन्ना की सपोर्ट कर रहा था, मीरपुर खास डिवीजन का मेयर था। बाकियों के बारे में मैं कुछ नहीं कहता, मुझे कुछ नहीं कहना किसी के दूसरे के बारे में। वो अपने गिरेबान में खुद झांके कि वो कौन क्या था, किसका बाप क्या था,
किसका बाप नहीं था, क्या नहीं था। ठीक है, अब दूसरी सूरत हाल ये है कि देखें, ये एक नया टर्म इन्होंने इजाद कर लिया कि ये माफिया है जी, फलाना माफिया है, फलाना। भाई कार्टल्स बने हैं, सीमेंट का कार्टल है, घी का कार्टल है, शुगर का कार्टल है, गंदम का कार्टल है, तेल का कार्टल है। हुकूमतें किस लिए होती हैं? हुकूमतों ने तोड़ना है। अगर आप प्राइवेटाइजेशन ना करते, गंदम चीनी की मिलें ना प्राइवेटाइज करते, तो कार्टल नहीं बनना था। घी की मिलें प्राइवेटाइज ना करते, कार्टल बनना था। सीमेंट की मिलें प्राइवेटाइज ना करते, कार्टल नहीं बनना था। और आज भी रोज तर्जमा हो रहा है। जिस दिन ये मिलें प्राइवेटाइज हुई थी, घी, सीमेंट और शुगर की कीमत क्या थी? किसानों को पैसे पूरे मिलते थे, बिल पूरा मिलता था, चौधरी साहब यहाँ पर पता नहीं क्या क्या हो गया है। माजरत के साथ इतना सब कुछ हो गया, आवाम की चीखें निकल गई हैं इन 2 सालों के अंदर। लेकिन हमारी पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन क्या हो रही है, हम टीवी शोज के ऊपर डिस्कशन क्या कर रहे हैं, हलाल की कमाई, हराम की कमाई। रुमेश भाई से इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन पहले मैं निहाल हाशमी साहब को इस डिस्कशन में शामिल करना चाहती हूँ। निहाल भाई, इस टाइम पर जी 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 पहले साहब ने सारे इश्यूज उठाए हैं, लेकिन चूंकि ये बदतमीजी बहुत होती है, तो फिर उनका भी जवाब बीच में से एक फिक्रा आ जाता है। ठीक है, निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे यहां से आगाज करूंगी। पिछले कुछ टाइम से, इवन पिछले हफ्ते भी मैंने सारे शोज किए विफाक वर्सेस सिंध के। आज भी अगर मैं डिस्कशन की हाईलाइट देखूं तो जस्ट पीपल्स पार्टी वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पहला बेसिक क्वेश्चन, नून लीग किधर है सर? आप लोग भी ऑपोजिशन में हैं, आपके पास तो ज्यादा नंबर्स हैं। What should I ask you? Number 1 and number 2, क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं? हेल्प कर दीजिए रुमेश भाई को ये डिसाइड करने में, उनकी पार्टी को, पीटीआई को, कि हलाल की कमाई पर कौन कौन है और हराम की कमाई पर कौन कौन है। एटलीस्ट आप शायद एक एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिशियन राइट नाउ आप ये मुझे बेहतर एक एनालिसिस दे सकें। जी सर, दोनों सवालों का जवाब दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश, आपने अपने इंट्रो में ये कहा कि दस्तयाब नहीं है आटा, गंदम, आपने चीनी और पेट्रोल का भी जिक्र किया। दस्तयाब है मार्केट में। क्या दस्तयाब है मार्केट में? दस्तयाब है कार्टेल्स, मार्केट में दस्तयाब है माफिया, और अभी तो लेटेस्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा दस्तयाब है जेआईटी। देखिए, रियासत का काम माफिया पैदा करना नहीं होता है, हुकूमत का काम माफिया पैदा करना नहीं होता है, कार्टेल्स पैदा करना नहीं होता है, बहरान पैदा करना नहीं होता है, जीआईटी प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस करना नहीं होता है, इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाना नहीं होता है। गंदम, मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बात की, मैं बड़े गौर से मैंने कहा इनको ही टाइम दो, अच्छी बात है, आवाम की बात हो रही, गंदम की बात हो रही, मगर मैंने देखा वो आवाम तो कहीं बेचारी दूर नहीं थी। आपने ऑब्जर्व किया रमेश भाई साहब ने टोटल बिजनेस कम्युनिटी का ब्रीफ होल्ड कर लिया और उन्हें पिसाई तक की बात बता दी। उनको शायद इल्म में होगा, बड़े बाखबर हैं कि अफगानिस्तान एक वक्त में एक्सपोर्ट भी किया हमने 40,000 टन, और फिर स्मगल भी होता है। तो इनसे पूछे कि जनाब ये जो अफगानिस्तान गंदम हो रहा है स्मगल, उसका कौन रोकथाम करेगा? फिर मंजूर साहब ने ठीक कहा कि जो अपोजिशन के लोग थे उनके जो वो बेचारे बीच के गंदम थे वो भी उठा लिए। और दूसरी तरफ क्या रियासत की जिम्मेदारी, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं, मार्केट कमेटी है, प्राइस कमेटी है, सारा कुछ है, इनका काम था। और ये सिर्फ सिंध को क्यों कह रहे हैं? पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पंजाब की आबादी देखें, पंजाब की प्रोडक्शन देखें, वहां के एग्रीकल्चर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा। पंजाब में क्या 12 रुपए किलो आटा बिक रहा है कि अगर सिंध में उन्होंने कहा 50 रुपए और 54 रुपए है, तो पंजाब में क्या, हम जब बचपन में लेके आया करते थे 3.5 रुपया केजी बिक रहा है या 2.5 रुपया केजी बिक रहा है। हम पूरे पाकिस्तान की बात करें, वी शुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पंजाब और सिंध। हम जब अवाम की बात करते हैं, इस तरह की जब गुफ्तगू होती है तो पाकिस्तान के लोगों में डिफरेंशिएट हो जाता है, और इसी डिफरेंशिएट के वजह से आज एक और डिफरेंशिएट हो गया। देखिए, जिस पार्लियामेंट को आपने सिलेक्टेड किया, जहां पे इस तरह के लेवल के लोग आ जाएं जिनके सर्टिफिकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी बता रही हो कि जाली है। क्या अली जैदी साहब ने कभी पार्लियामेंट में खिताब करते हुए बताया कि पोर्ट कासिम के हालात क्या हैं? क्या उन्होंने बताया कि केपीटी किस हाल में है, पीएनएससी किस हाल में है? क्या उन्होंने बताया गवादर किस तरह से ऑपरेट कर रहा है? क्या उन्होंने बताया हमारी समुद्र की सफाई कब होगी, हमारी फिशरीज का हाल क्या है? वो उनका काम नहीं है। वो वजीर आसिफ जरदारी नहीं है कि आसिफ जरदारी साहब के हवाले से वो बातचीत करें। हमने, कौम ने या हुकूमत ने, जिस तरह से भी वो बने वजीर, उनका काम है
उनकी जिम्मेदारी है कि वो बहरी उमूर के बारे में बात करें, पोर्ट एंड शिपिंग के बारे में बात करें, हमारे क्रूज के हवाले से बात करें, हमारी शिपिंग लाइंस के हवाले से बात करें, हमारे पोर्ट में जो ऑपरेशन हो रहा है उसके हवाले से बात करें, जो हैंडलिंग है उसके, इंप्रूवमेंट ऑफ गवादर पोर्ट के बारे में बात करें, नए पोर्ट बनाने के बारे में बात करें। मैंने आज तक उनके मुंह से पोर्ट एंड शिपिंग का, तो भाई आपका काम नहीं हलाल और हराम बनाना, ये अल्लाह ताला ने तय कर दिया है कि कौन चीजें हलाल है और कौन चीजें हराम है। जब लेवल ये हो पार्लियामेंटेरियन का, मैं कम से कम ये बताता हूं कि हमारे सेनेट में जब तक रजा रब्बानी साहब चेयरमैन थे, हम देखिए बात ही नहीं कर सकते थे गलत गैर पार्लिमानी। और फिर हर इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ करता है, उसमें हमें बता दिया जाता है, और इवन सुबह जब सेशन शुरू होता है तो चीफ व्हिप आके बताता है कि आज कौन कौन बातें करेगा और क्या बातें करेगा और गलत बातें नहीं करेगा। हमें जो लोग यहां से मुंतखब करके भेजते हैं इसलिए नहीं भेजते हैं कि हम इस तरह की बातें करें। तो मैं ये समझता हूं कि अब पाकिस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि कितनी जबरदस्त तब्दीली लाई है। तब्दीली उनकी जिंदगी में भी आई कि चीजें अब दस्तयाब नहीं, माशाल्लाह से तब्दीली पार्लियामेंट में भी आ गई है कि चीजें दस्तयाब नहीं है पार्लियामेंट में। वो कौन सी चीजें जिन्हें अवाम की नुमाइंदगी करना चाहिए था, वो पार्लियामेंटेरियन हमें चाहिए था जो बात करते। आज हिंदुस्तान को आपने वाघा बॉर्डर दे दिया है कि वो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करे, क्या इस पे बात हुई? नहीं हुई। क्या कश्मीर के ऊपर बात हो रही है? नहीं हो रही है। क्या हमारे यहाँ जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है इस पे बात की जा रही? नहीं की जा रही है। कि एग्रीकल्चर को हम कैसे बूस्ट करें इसके पर बात की जा रही? नहीं की जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ हमारे ऑपोजिशन लीडर भी नहीं आते नेशनल असेंबली, पार्लियामेंटेरियन, देयर इज नो प्रॉपर वॉइस फ्रॉम हाफ ऑफ द ऑपोजिशन लीडर, अगर ऑपोजिशन लीडर अगर ऑपोजिशन लीडर को कोविड हो जाए तो उसका भी मजाक उड़ाते हैं कि जनाब इनका टेस्ट किया जाए, इनका दोबारा किसी इंडिपेंडेंट लैब से टेस्ट किया जाए। पहले बेगम कुलसुम के बीमारी का मजाक उड़ाते थे ये लोग, इनको खौफ खुदा भी नहीं है। आज शहबाज शरीफ साहब अगर कोविड में, और उन्होंने एक एग्जाम्पल पेश किया था कि व्हाट इज सोशल डिस्टेंसिंग, वो अपनी मीटिंग भी करते थे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। वो देखिए उन्होंने, अगर उनको कोविड, और देखे कितने लोगों को कोविड हो गया कौमी असेंबली में और सेनेट में, इस वजह से हुआ। निहाल भाई, मुझे ब्रेक लेना है। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि आपको अच्छे तरीके से बता रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इज वन सच एग्जांपल। शैला रजा साहिबा कोविड-19 पॉजिटिव होते हुए हर हफ्ते ऑलमोस्ट मेरे साथ शो कर रही हैं। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। मुझे एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिए। डायनामिक पैनल मेरे साथ बना रहेगा। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे। वेलकम बैक जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। सीधी बात वीनर सलीम के साथ आज का ऑनरेबल पैनल, चौधरी मंजूर फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, निहाल हाशमी फ्रॉम PMLN एंड रमेश कुमार साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। रमेश भाई, दो चीजें आपके सामने, एक तो ये कि आवाम की दस्तरस से बेसिक नेसेसिटीज दूर हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप यानी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की अगर इतने अरसे के बाद किसी से मुलाकात हो जाती है, जिस तरीके से वो एक अपने आप को कोविड प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में या उसके SOPs फॉलो करते हुए अपनी एक कोई तस्वीर जारी हो जाती है, कर देते हैं, उसके ऊपर अली जैदी साहब के बिलो द बेल्ट कमेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं। मुराद सईद साहब के कमेंट्स में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूं। इसके अलावा ये जो कमेंट है हलाल कमाई हराम कमाई, ये तो एक अपने आप में बड़ा चैप्टर है, कितनी लंबी डिबेट है। कौन वसूख से कह सकता है कि आप ये वसूख और गारंटी से कह सकते हैं कि आपके जो लीडर हैं वो बिल्कुल एकदम हलाल कमाई के ऊपर अपने पूरा किचन चला रहे हैं? दिस इज अ बिग डिबेट व्हेन यू एक्यूज समवन एल्स फॉर दैट। ये किस लेवल की डिस्कशन है सर? देखिए विनीश, मैं तो समझता हूँ सियासत एक इबादत है, सियासत एक खिदमत है और उसकी शुरुआत ही इखलाक से होती है। Absolutely. अगर एथिक्स की कमी होगी तो फिर आपकी डिस्कशन जो है वो कभी भी आवाम के फेवर में नहीं जाएगी। इत्फाकन से हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो पार्लियामेंट के अंदर एथिक्स से हटके बात करते हैं। मैं समझता हूं कि उस हवाले से जो है रोल, अभी स्पीकर साहब ने 2-3 दिन पहले अपनी एक रूलिंग भी दी थी और उनको और ज़्यादा सख्ती करनी चाहिए कि अगर ऐसी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज अगर यूज़ की जाए तो उसको 2-3 दिनों के लिए सस्पेंड किया जाए। और दूसरा, मीडिया के ऊपर भी अगर कोई भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा आता है, अगर बेलो द बेल्ट बात करता है, तो मीडिया वालों को भी उसके लिए बायकॉट करना चाहिए।
कि हम कम से कम ऐसी बातें इस टीवी के ऊपर, जो बच्चे भी देख रहे हैं, हमारी बहनें भी देख रही हैं, हमारी माएँ भी देख रही हैं, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एक तो चीज़ ये, दूसरी है हराम और हिलाल की बात। हराम और हिलाल का हिसाब एक खुदा के पास है और दूसरा होता है सिस्टम। सिस्टम हमारे पास मुल्क में आज तक बना नहीं है कि हराम और हिलाल को डिफ्रेंशिएट करे कि भाई हराम किसके पास है, हिलाल किसके पास है। और उसका जो जाता है वो तो मैं समझता हूं कि 72 सालों के अंदर जिन जिन लोगों ने हुकूमतें की हैं इस मुल्क के ऊपर, उन सब के ऊपर जाता है कि आपने इस मुल्क को अपने पांव के ऊपर, इस मुल्क को ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया कि हर बंदा, हर हुकूमत जवाबदेह भी हो कि किसके पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। लोग अमीर होते जा रहे हैं, मुल्क गरीब होता जा रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? लोगों की दौलतें बाहर चली गई, किसी ने ये नहीं पूछा। हमारे ऊपर FATF में मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम लगे, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगे। तो ये तो 70-72 सालों का हिसाब सारे हुक्मरानों से लेना चाहिए। आपने गंदम की अभी निहाल हाशमी ने बात की। देखें, आप मुझे बताएं कि मुझे भी 18 साल हुए इसी पार्लियामेंट के अंदर, मेरा तो किसी पार्लियामेंटेरियन के साथ, किसी भी जगह पे किसी के साथ बहस नहीं होता है। एक तो इज्जत आदमी की अपने हाथ में होती है। अगर कोई हमसे बात करता है, मैं बोलता हूं भाई बड़े हो, मैं खामोश होकर चला जाता हूं, मैं क्यों जो है वो से लड़ूं। दूसरी जी गंदम की बात की, आपको पता है गंदम की सब्सिडी ये नून लीग की हुकूमत में दिसंबर में जब फैसला हुआ है, शायद खकान अब्बासी की गवर्नमेंट में, हर सूबे में स्पेशली पंजाब के अंदर ये जब सब्सिडी दी गई, मैंने उस टाइम पे मुखालफत की कि ये गलत डिसीजन हो रहा है। इस वक्त आपके पास सरप्लस गंदम है, आप अपने पास पास्को में रखें। और PTI की हुकूमत की मिसमैनेजमेंट ये थी कि उस नून लीग के गवर्नमेंट के डिसीजन को रिवाइज करना चाहिए था, उन्होंने भी रिवाइज नहीं किया। वो जो एक्सपोर्ट वाला गंदम का जो डिसीजन था नून लीग का, उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा। कंटिन्यू रखने से तो जो एक साइकिल जो पूरा एक और उसको रिवाइज होना चाहिए था। मैंने उस टाइम पे भी कहा था, मैंने फिर अक्टूबर 2019 में भी ये बात की थी कि आपको वो जो गलती थी, अब हमें इस वक्त, जैसे आज हमने गंदम की इंपोर्ट का फैसला किया ना, ये हमें अक्टूबर में फैसला करना चाहिए था 2019 में। तो ये जो थोड़ी बहुत तकलीफ आई वो भी नहीं आती। तो ये होता है सिस्टम के अंदर कुछ इश्यूज जरूर हैं। मगर एक आपने बात की ईमानदारी की, देखें इसमें कोई शक नहीं है, हमारे लोग, हमारे पार्लियामेंटेरियन जो किसी लीडर के हवाले से बात करते हैं, बेलो द बेल्ट बात करते हैं, फिर सामू बेलो द बेल्ट बातें सुननी पड़ती है। मैं हमेशा कहता हूं कि रेसिप्रोकल रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं समझता हूं कि मेरे फेडरल चीफ एग्जीक्यूटिव खान साहब की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, तो सामने वाला भी ये समझता है कि सिंध के अंदर अगर मुराद अली शाह है तो उसकी भी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। आर्गुमेंट के साथ बात होनी चाहिए। टीवी के अंदर जैसे हम अभी 3 बंदे बैठे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं और उस अपने टाइम पे बात करें। अगर एक दूसरे को ऐसे काटेंगे, लोग टीवी चैनल भी चेंज कर लेंगे, लोग कहेंगे कि यार ये कैसे। ये सोच जब तक डेवलप नहीं होगी, अवामी इश्यूज आज अगर अपोजिशन भी अगर आती है, सिर्फ और सिर्फ आज अगर कादिर पटेल को, मैं यही तो कह रही हूँ, बजट सेशन चल रहा था। सॉरी सर, मुझे सवाल करने का मार्जिन दीजिए। रमेश भाई सवाल करने का मार्जिन दीजिए। आपका बजट सेशन चल रहा है, उस सेशन के अंदर एक विफाक की तरफ से, क्योंकि अली जैदी साहब लेकर के आए ना रिपोर्ट अपनी, अली जैदी साहब JIT की रिपोर्ट को लहरा रहे हैं। रादर देन के बजट के ऊपर बात हो, रादर देन के वहां पर प्राइसेस की बात हो, महंगाई की बात हो, आप एक JIT की रिपोर्ट ले आते हैं, मामला वहां पे नहीं रुकता। उसके बाद हर टीवी चैनल पर जाते हैं और आ करके अली जैदी ने इतना शोर मचाने के बाद हमें पता चलता है कि खाकी लिफाफे के जरिए उनको ये रिपोर्ट्स जो है वो मिली, नामालूम अफराद की दोबारा एंट्री हो जाती है और पता चलता है वो उनका सोर्स है जो कि उनको रिपोर्ट देके जाता है। उसके बाद अली जैदी साहब एक वीडियो ट्वीट कर देते हैं अपने ट्विटर अकाउंट से हबीब जान की, जिसके अंदर तमाम के तमाम वो बलबा जो है पीपल्स पार्टी पर डाल रहा होता है। लेकिन एक और इंटरव्यू मुर्तजा अली शाह साहब का, हमारे कॉलीग हैं, उनका एक और इंटरव्यू हबीब जान साहब का, जिसके अंदर हबीब जान एक्यूज कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को। उस वीडियो का क्या, ये तो आपको लेने के देने पड़ गए। देखिए बिनीश, मैं समझता हूं कि जब पनामा का केस चला, जब कोर्ट के बाहर कोर्ट लगी, उस वक्त मैं नून लीग में था और उस वक्त भी मैं कहता था कि जिसके जो काम है वो चीजें होनी चाहिए। अगर हम ये जो चीजें हो रही है चीजों के फेवर में नहीं हो, मैं समझता हूं कि JIT किसको
पब्लिक करनी चाहिए थी। जेआईटी कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी सिंध गवर्नमेंट ने पब्लिक नहीं की, उसके बाद अली जैदी ने किया। मगर मैं समझता हूं फिर भी अली जैदी को वेट करना चाहिए था और कोर्ट के थ्रू प्रेशर देना चाहिए था कि भाई सिंध गवर्नमेंट को, अगर सिंध गवर्नमेंट उस टाइम पे नहीं, देखे ना सिंध गवर्नमेंट ने भी ज्यादती की इतने अरसे से, जब वो ये चीजें नहीं लेके आई तब अली जैदी ने, और वो भी क्यों रिएक्शन आया, क्योंकि बजट सेशन एक ऐसा सेशन होता है जिसके अंदर जिसको तकरीर का मौका मिलता है वो हर इशू के ऊपर बात कर सकता है। मैं आज भी कहता हूं नई चोर और डाकू की आवाज होनी चाहिए, नई नाहल और नालायक की आवाज होनी चाहिए। ये जब असेंबली के अंदर एक तरफ से आवाज आती है तो दूसरी तरफ से दूसरी आवाज आज असेंबली के अंदर एक मीटिंग हुई, कल मीटिंग हुई। सिंपल नहीं है, मुझे चौधरी मंजूर साहब के पास जाना इतना सिंपल नहीं है कि बजट सेशन होता है तो सब सुनते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी चीजें डिट्रैक्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अटेंशन किसी और तरफ करने के लिए भी ये चीजें की जाती हैं। इतना सिंपल नहीं है। आप लीडर ऑफ अपोजिशन के अलावा अगर स्पीच निकालें, आपको हर पार्लियामेंटेरियन के अंदर बजट के ऊपर आपको 5% मिलेगा, 95% आपको सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग मिलेगी। जब इस तरफ बैठे थे, जिन चीजों को डिफेंड करते थे, उस तरफ आने के बाद उन चीजों की मुखालफत करते हैं। यही एनएफसी था जिसके लिए शायद खाकान अब्बासी और मुफ्ता इस्माइल कहते थे कि रिवाइज होना चाहिए, आज उसके खिलाफ। यही पाकिस्तान स्टील मिल थी जो 2008 में प्रॉफिट में थी, 2008 से 13 तक नुकसान में आ गई, 2015 में बंद हो गई, उसको प्राइवेटाइज के लिए सोचा गया। अब उसके लिए जो है फिर अब के भाई ये गलत हो रहा है, यही पीआईए था। देखिए बात यह है, आदमी को रियलिस्टिक पोजीशन के ऊपर पॉलिटिक्स करनी चाहिए, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे अपोजिशन में हो। ये जब तक रियलिस्टिक पोजीशन में नहीं होंगी, ये सियासी रियलिस्टिक पोजीशन, बड़ा अच्छा जुमला, थैंक यू, दूसरे के ऊपर इल्जाम लगते जाएंगे। थैंक यू रमेश भाई, अभी के लिए मुझे बहुत अच्छा आपने वर्ड दिया है। चौधरी मंजूर साहब, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ये आप समझ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेंच की तरफ से जो आ रहा है। यस जी सर, रियलिस्टिक पॉलिटिक्स, सच की बुनियाद पर ये पॉलिटिक्स होनी चाहिए। जी चौधरी मंजूर साहब, व्हेन इट कम्स टू द जेआईटी रिपोर्ट, चाहे वो ज़हर बलोच साहब की हो, प्रेशर में ही सही, आपने वो रिपोर्ट एक रिलीज की, प्रेशर में ही सही है। जैसे भी जो आसिफ अली जरदारी साहब है, वीकेंड के ऊपर हमने देखा उनकी एक एंट्री होती है और उसके बाद एक कमेंट्स का ना शुरू होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है। सर देखिए, पहली गुजारिश मेरी ये है कि जो गंदम की बात हो रही थी और चीनी की, ये कैसी कमाल की हुकूमत है कि पहले चीनी बरामद करती है फिर दरामद कर लेती है, पहले गंदम बरामद कर लेती है फिर दरामद कर लेती है। ये असल में खेल तमाशा है जिसके जरिए पैसा बनाया जाता है सारे का सारा, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि ब्यूरोक्रेसी और जो हुकूमतें होती हैं उनकी नाअहली का भी मुंह बोलता सबूत होता है कि ये क्या तमाशा हो रहा है। एक चीज मुल्क में पैदा हो रही है, आप पहले उसको बाहर फिर वापस मंगवा रहे हैं। बाहर भेजते हैं तो सब्सिडी देते हैं, बाहर से आती है तो फिर सब्सिडी देते हैं, और किन को जाती है वो तो कंपनियां रिकॉर्ड पे है ना, उनको देखा जा सकता है। दूसरी गुजारिश मेरी ये थी कि देखें, हबीब जान ने कुछ बातें की हैं। एक तो उसने कहा है जी कि ये चूंकि अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सके तो ये पहले सिंथिया रिची को ले आए। वो कितनी बदतमीजी पे मबनी सारी गुफ्तगू थी, जो आपने ट्वीट्स भी पढ़ी, आपने भी देखा सारा, और खुद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे उसने गंदा इल्जाम लगाया, और फिर ये उज़ैर बलोच की जेआईटी को ले आए। ये रमेश भाई जरा मुझे बताएं, ये जो डीआई खान जेल टूटी थी उसकी जेआईटी की रिपोर्ट कब आ रही है? यहाँ पे तो सिंध गवर्नमेंट को डालनी चाहिए थी। जो एपीएस में बच्चे शहीद हुए उसकी जेआईटी की रिपोर्ट कब आ रही है और कहाँ पे है वैसे भाई? एक दूसरी बात यह है कि देखिए, आप उसको ले आए उठाकर, अब हम उनको कह रहे थे कि उसके रिकॉर्ड पे इंटरव्यूज हैं, वो कुछ और है, वो 2011 के अंदर डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब के साथ चले गए। अब हबीब जान ने क्या कह दिया? उसने कहा कि ये तो 2011 के अंदर बात करवाई थी उज़ैर जान की और इमरान खान की। फिर उसने कहा कि हमने जलसे करवाए थे इनके। उन्होंने कहा हमने बंदे भेजे, जो हम बात कर रहे थे वो सारी की सारी उसने बात कर दी। दूसरी बात, आज की बात सुन ले, उसने आज कह दिया है जी कि मैंने दफा 164 का कोई स्टेटमेंट नहीं दी। आज अदालत के अंदर उज़ैर बलोच ने कहा कि मैंने दफा 164 का कोई बयान नहीं दिया। अब सारे का सारा आप एक तयशुदा चीजों को फिर डिस्प्यूट कर रहे हैं। मुझे अच्छा रमेश ये तय कर दें कि आइंदा जो भी बंदा 2 दस्तखतों के साथ 5 में से या 4 में से उठा लाया करेगा उसको असली जेआईटी मान लिया जाया करेगा। ये क्या तमाशा है? और ये जो खाकी लिफाफे मिलते हैं ना इनको, यही खाकी लिफाफे मिलने शुरू हुए थे जुल्फकार मिर्जा साहब को। मैं गवाह हूँ। आसिफ जरदारी साहब ने पूछा, आप कहते हैं मेरे पास क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है।
वो या मेरे पास आईपी है या एक और एजेंसी है, मैंने तो आपको दी नहीं। किसने दी है? जिसने दी है उसका मोटिव क्या है? और दूसरी बात, उन्होंने कहा मैंने एमकेएम से नहीं लड़ना। एमकेएम का फैसला उसको बनाने वाले करें कि उन्होंने क्या करना है। हम 2 बार लड़े हैं, 2 बार नून लीग लड़ी है, और फिर वो साथ मिला लेते हैं और फिर वो उनको वापस ले आते हैं। तो हम क्यों करें? और अल्टीमेटली जिन्होंने बनाई थी उन्होंने फैसला किया एमकेएम का, ना हमसे हुआ, ना नून लीग से हुआ, किसी से नहीं हुआ। सो हम ये कहते हैं कि ये जो खाकी लिफाफे हैं, पहले तो हम आप लोगों को कहते थे कि आप में से कुछ लोग लिफाफा जर्नलिस्ट है, अब तो हमारे अंदर लिफाफा पॉलिटिशियंस भी आ गए जिनको लिफाफे मिलते, और हमारे यहाँ जरा खाकी लिफाफे मिलते हैं। आप लोगों को पता नहीं कौन कौन से, जरा पूछकर किसी से बताइएगा किस किस रंग के मिलते हैं लिफाफे। सो अब सूरत हाल ये है कि जो कुछ ये कर रहे हैं, ये हमेशा एक इशू, देखिए ना, मैं आपको एक पीआईए की मिसाल दूं। एक तैयारे के क्रैश का ये करने गए थे इन्वेस्टिगेशन, और पूरी पीआईए क्रैश का, और अब ये क्रैश क्यों किया? ये मीडिया नैरेटिव बनाते हुए इमरान खान साहब ने मिनिस्टर को हदायत दी, मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है कि 30 जून लास्ट डेट थी 2019 में, 19 जून को, और फिर फाइनल इनको जो वार्निंग मिली वो 3 सितंबर को। लेटर पढ़िए जो यासा का है, उसके अंदर 3 सितंबर को 9 महीने का टाइम दिया गया कि आप सेफ्टी मेजर्स को अडॉप्ट नहीं कर रहे, हम 9 महीने बाद बंद कर देंगे। और इनको पता चल गया तो इन्होंने कहा किसी पे डाल दें, इन्होंने पायलट्स पे डाला, पीआईए क्रैश कर गई सारी। जो हमारे पायलट्स बाहर थे, जो पाकिस्तानी पायलट्स को बहुत अच्छा पायलट माना जा रहा था, सारी की सारी एयरलाइंस से निकाल दिए, सारे इंजीनियर निकाल दिए। इनको इस बात से कोई गरज नहीं, इनको सिर्फ मीडिया के अंदर जीतना है। आप मीडिया के अंदर जीतते जीतते इस मुल्क का हर इदारा हार जाए, इस मुल्क की बर्बादी कर दें, किसी को कुछ नहीं है। महंगाई से लोगों को मार दें, जितने वादे किए थे उनमें से एक भी पूरा ना करें, इस बात की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ मीडिया के ऊपर होता है शाम को शाबाश देनी होती है कि आपने इतनी गालियां दी हैं, मुराद सईद आपको शाबाश, फलाने दी हैं आपको शाबाश। मतलब ये कौन सा तरीका है कि बिलावल साहब बात करते जाते हैं, उसकी सीट के नीचे जैसे स्प्रिंग लगे हो, वो जंप कर रहा होता अपनी सीट पे, और स्पीकर ने उसी वक्त उसको टाइम देना है। बिलावल साहब ने कहा था कि आज भी हम तैयार हैं इकट्ठे लड़ने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, बजट स्पीच के अंदर, लेकिन आप ये बदतमीजी करवाओगे अभी से, अभी देखना मेरी स्पीच के बाद फिर बदतमीजी शुरू हो जाएगी। बिलावल साहब ने क्या नहीं कहा था कराची के अंदर कि हम तैयार हैं इकट्ठे मिलकर काम करने को, और मैंने प्राइम मिनिस्टर पे कोई तनकीद नहीं करी। फिर इन्होंने वो मिनिस्टर छोड़ दिए, वहां जाकर गालियां दो, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या रास्ता रह जाएगा? कादर पटेल, अगर रफीउल्लाह, आप कितनी देर, 1 साल सब्र किया है, 1 साल के बाद फिर कादर पटेल आया। अब जब मुराद सईद बोलेगा कादर पटेल आएगा, फिर उसका माइक बंद कर देते हैं, माइक बंद करेंगे, वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेगा, क्या हो जाएगा? सो आप हुकूमतें नहीं लड़ा करती। पहली हुकूमत देखिए जो हर वक्त लंगोटा पाके खली होंदी, आओ साडे नाल लड़ो। निहाल हाशमी साहब, आपके बेंचेस की तरफ से बिल्कुल खामोशी है। शहबाज शरीफ साहब की एब्सेंस बार बार महसूस की जा रही है। पिछले हफ्ते बिलावल साहब ने भी एपीसी को लेकर के अपने कुछ कंसर्न्स शो किए थे, वो तो चले खैर, शहबाज शरीफ साहब ने फिर उनको फोन कर लिया और कहीं ना कहीं बात बिगड़ते बिगड़ते संभल गई। लेकिन सर अभी पता क्या है कि आपकी ऑपोजिशन के कुछ कंट्रीब्यूट ना करने की वजह से हुकूमत क्या क्या करने जा रही है। अभी ये वीकेंड पर ही एक नई डेवलपमेंट आई, एक और एनआरओ देने का इरादा रख रही है ये हुकूमत। इमरान खान साहब सरमायाकारों को एक और पेशकश कर रहे हैं कि 31 दिसंबर के बाद, क्योंकि आलमी जो आपकी बैनुल अक़वामी इदारों की जो पाबंदियां हैं वो नाफिज हो जाएंगी आफ्टर 31 दिसंबर, तो किसी के पास कोई भी अगर काला धन है तो उसको वो हाउसिंग अथॉरिटी में इन्वेस्ट करके अपने काले धन को सफेद कर सकते हैं। लेकिन ये चीज इसलिए डिस्कस नहीं हो पा रही है बिकॉज हमारी ऑपोजिशन की शायद इस पर नजर नहीं है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है, जो कि एक सिफारिश है, जो कि एक तजवीज है, लेट्स सी कि वो किस हद तक पूरी होती है। लेकिन ऑब्वियसली इसके अंदर ऑपोजिशन का भी बहुत बड़ा एक हाथ होगा कि वफाकी हुकूमत रिटायरमेंट की उम्र 55 साल रखने जा रही है, और 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो ग्रेच्युटी और पेंशन इकट्ठी दे दी जाएगी। तो सर ये वो जो चीजें हैं जिसके ऊपर आगे पाइपलाइन में काम हो रहा है, लेकिन हमारी पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से डिस्कशन हो रही है, ये बहुत से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो कि अंडर द कार्पेट जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि कॉरम पूरा नहीं है, ऑपोजिशन की सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सवाल जवाब का सही तरीके से सिलसिला नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको ये जो एज 55 पे बात करना चाहता हूँ। जब एक आदमी अपनी मैच्योरिटी के करीब आ जाता है, एक टीचर हो, प्रोफेसर हो, एक डॉक्टर हो, एक साइंटिस्ट हो, एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है,
जितने लोग होते हैं ये पूरी जिंदगी की इनकी जो निचोड़ होती है ये 55 से और 60 के दरमियान वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं और उस वक्त वो खासे एनर्जेटिक होते हैं, खासा ठीक होते हैं। तो ये मेरा अपना ख्याल है कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो बासलाहियत लोग हैं, जो कैपेबल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, उनको से फारिग कर दिया जाए पाकिस्तान को और अपने क्रॉनीज के कहने पे अपने कारकुनों को या अपने हैंड पिक लोगों को भर्ती का सिलसिला करना चाहते हैं ताकि एक बहुत बड़ी लॉट जब यहां से फारिग हो जाएगी 55 साल में, फोर्स रिटायरमेंट जब होगा तो ऑब्वियसली 5 साल का एक बहुत बड़ा गैप आएगा। कुछ 5 साल में ये अपने लोग भर्ती, तो एक तो ये तो बहुत ही बदनीयती पे मबनी है और जिन लोगों ने पूरी जिंदगी ईमानदारी से अपने इदारों को दिया होता है उनके साथ नाइंसाफी होती है। और यही उम्र होता है जब एक शख्स अपनी बच्चों की शादी करने जा रहा होता है, अपने मकान के किस्त भर रहा होता है, अपने बच्चों की तालीम मुकम्मल कर रहा होता है और उसको बीमारी की आगाज होती है जब उसको सबसे ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, मेडिकल फैसिलिटी की भी, फाइनेंशियल फैसिलिटी के लिए, और उसके काम को रिकॉग्नाइज। तो ये तो नहीं चलेगा, ये तो बिल्कुल ही बदनीयती पे है, ये मुल्क दुश्मनी पे है। दूसरा अभी आपने बात की कि 31 दिसंबर, तो आपको बिनिश मुझसे ज्यादा बाखबर होना चाहिए कि खास साहब के बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो रियल एस्टेट के बिजनेस से लेकर के इन्वेस्टमेंट के बिजनेस में और हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है। मैं बहुत सारों को जानता हूं, मैं आई डोंट वांट टू नेम देम। अब उनको भी तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है, उनको भी तो कहीं ना कहीं खुश रखना है अगले इलेक्शन के लिए और आने वाले वक्तों के लिए। एक जगह पे वो कहते हैं हम मेरिट पे बात करेंगे, सच पे बात करेंगे, मदीना की रियासत की बात करेंगे। मैं कहता हूं आज के बाद मदीना के रियासत का नाम लेना बंद कर देना चाहिए। आपने मजाक बनाया हुआ मदीना के रियासत का नाम ले करके, क्या समझेंगे आज के नौजवान नस्ल और जो बाहर की दुनिया के मदीना के रियासत में ये हुआ करता था। तो इनको एक तो ये नहीं बोलना चाहिए। आप चोरी का माल लगाना चाहते हैं, आप करप्शन का माल लगाना चाहते हैं, आप 2 नंबरी माल लगाना चाहते हैं पाकिस्तान की तामीराती इंडस्ट्री में, अपने दोस्तों को बुला करके उनके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना चाहते हैं। तो ये तो आप करप्शन का एक फ्लड गेट ओपन कर रहे हैं, ये आपको किसी भी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में अब भी बाज़मीर लोग हैं और खास करके मैं उम्मीद रखता हूं कि हमारी अदालतें इस पर नोटिस लेंगी और ये जो फ्लड गेट खोला जा रहा है करप्शन का, इसको रोका जाएगा। और आखिर आपने जो बात की है अपोजिशन का किरदार और रोल, तो जनाब शहबाज शरीफ साहब जब निकलते हैं तो उन पे आप कोई ना कोई केस डाल देते हैं। वो कभी अदालत में होते हैं, कभी नैब के दफ्तर में होते हैं। तो आप या तो पार्लियामेंट चलाना है तो आपको अपोजिशन लीडर को भी वो मौके फराहम करना पड़ेगा जो आप ट्रेजरी बेंच के लोगों को, आप कभी शाहिद खाकान को जेल में डाल देते हैं, कभी एहसन इकबाल को। आज भी पंजाब का अपोजिशन लीडर 1 साल से जेल में, हमदा शहबाज। आप बताएं तो सही, आप किस तरह से पार्लियामेंट को चलाना चाहते हैं? क्यों कर आप पार्लियामेंट को, आप सीएम सिंध को हम दूसरे लोग बुला लेते हैं नैब के दफ्तर में आपके हाजिरी दे, तो इस तरह से तो पार्लियामेंट नहीं चलती है। हुकूमत बता तो रही है कि वो कैसे पार्लियामेंट चलाना चाहती है। ये तो अपोजिशन को अपनी स्ट्रैटेजी को जरा रिवाइज करना पड़ेगा। हुकूमत ने तो आपको बता दिया वो कैसे चलाना चाहती है। अपोजिशन देखिए जी, बिनिश अपोजिशन अपना किरदार अदा कर रही है, तभी तो हम और मंजूर साहब यहाँ पे आईना दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, रमेश साहब को सब कुछ बेहतर लग रहा होगा, हाँ ठीक है, बिजनेसमैन फ्लोर पे बहुत कामयाब होंगे, मगर पाकिस्तान के लोग नाकाम हो रहे हैं, पाकिस्तान के गरीब आवाम पिस रहे हैं। यहाँ पे करप्शन अपने रूज पे चीजें दस्तयाब नहीं, मां सिवाय जीआईटी। और मैं हबीब जान को जाती तौर पे जानता हूं, बहुत अरसों से वो गलत बयानी नहीं करता है। उसने जब बयान किया है कि वो 2011 से जानता है पीटीआई और उनके जल से जुलूस को मेन पावर दिया करता था, उनको सपोर्ट किया करता था और उनके बगैर इनका जलसा और इनके प्रोग्राम नहीं हो सकते थे। आप उस बात को उजागर क्यों नहीं करते? असल में ये ढोल इनके गले में फंस गया आकर के। अब हबीब जान कहता है मैं आज भी इमरान खान का आदमी हूं, वो तो कह रहा है मैं आज भी इमरान खान का आदमी हूं। तो फिर आप उसके आधा सच ना बोले, पूरी सच बोला करें। और मैं ये समझता हूं ये एक ऐसी हुकूमत है, मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूं कि बच्चों को तारीख में पढ़ाया जाएगा कि बेटा कोई ऐसी तब्दीली मत करना जिससे मुकम्मल ही तब्दीली हो जाए। रमेश कुमार ऐसी तब्दीली है जो पार्लियामेंट को तब्दील कर दिया। रमेश कुमार साहब कितने एनआरओ देंगे? अगर इंटरनेशनली एक आप टाइम बाउंड है 31 दिसंबर तक, तो सर आप अपना कोई सिस्टम बना के अपना कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे, नंबर 1। नंबर 2, और अगर 55 साल के अंदर अगर आप रिटायरमेंट देने का सोच रहे हैं सर, तो हर इदारे का जो सरबराह है आप वहीं से प्रैक्टिस शुरू करें, एक यंग आदमी को लगाएं। आपने हर इदारे का सरबराह जो है वो एक ओल्ड एज, एक बियॉन्ड रिटायर्ड पर्सन जो है वो लगाया हुआ है, बियॉन्ड हिज सर्विस। जी
मैं आपके भाई इनसे सारे पूछे सवालों इनको का वजीर जवाब क्यों नहीं देता हूं। बनाया? पहले बाहर के मेरे- लोगों को लाके मेरे वजीर भाई बना देते जो चौधरी नॉन मंजूर इलेक्टेड साहब लोग बैठे, होते हैं। उन्होंने बात की डीआई खान की और दूसरी बात की अपना उसकी आर्मी पब्लिक स्कूल की जेआईटी की। देखिए ये जेआईटी कमीशन की पहले तो ये रवायत ही नहीं रही है ये पब्लिक होना, अब इस गवर्नमेंट में ये रवायत शुरू हुई है, तो मैं समझता हूं थोड़ा पीपुल्स पार्टी को भी कह दें कि इस हवाले से भी असेंबली के अंदर क्वेश्चन करें मैं कि वकील भाई हूं, अब एक रवायत जवाब जब पे शुरू हो गई है कर तो दूं, ये ये डोमेन करें नहीं था। और ये रवायत अली जैदी का तो वो भी पब्लिक हो जाएगी। नहीं, एक चीज इनका डोमेन। अच्छा अभी आ जाए रमेश साहब, दूसरा ये अली जैदी की डोमेन नहीं बीच है। में नहीं, बीच में नहीं। अच्छा दूसरी बात सुने, अभी आपने एमनेस्टी स्कीम कब नहीं आई है? हर हुकूमत के अंदर एमनेस्टी स्कीम आई है, मगर वो एमनेस्टी सही है स्कीम जी। चाहे एफबीआर के थ्रू आए। चलिए जी, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह ताला आई विल सी यू ऑल टुमारो विद डिफरेंट पैनलिस्ट। इंशाल्लाह लुक आफ्टर योरसेल्फ, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।